भारत को या मोदी को किस तरीके से वहां पर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है वो कमाल का है। उन्होंने कहा कि ये पहली बात तो हमारा डीप स्टेट उसमें शामिल नहीं, वहां जो कुछ भी है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखेंगे, वो तय करेंगे। जिस राफेल को लेकर इन्होंने चौकीदार चोर है जैसा डेरोगेटरी नारा चलाया, शब्द निकाला, और जिसका जो बैकफायर किया, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, क्लिप काट कर हाथ नहीं मिलाया, गौतम अडानी पर क्या हुआ, देश इस बात को खारिज कर चुका है। झूठ कितना भी आप बेचने की कोशिश करें, बाद में समझ में आता है ना। नेता बेरोजगार होने लग गए हैं। ऐसी राजनीति क्या करना कि एक चुनाव हारते ही बेरोजगार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। और राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में शुरुआत करेंगे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो उनकी केमिस्ट्री दिखाई पड़ी, तो यहां व्यक्तिगत केमिस्ट्री की बात नहीं है। भारत को क्या हासिल हुआ है, भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण था, और उन महत्वपूर्ण चीजों को दरकिनार करके जिस तरीके से उस पर हिंदुस्तान में सियासत हुई, वो क्षुद्र है या क्या है, और इतनी बड़ी उपलब्धि में आपको क्या दिखाई पड़ा, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे हम कुंभ पर, दिल्ली की सियासत पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे सिंहासन जाने के बाद बिन जल जैसे मछली तड़पती है, वैसे आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरीके से अधीर हुए जा रहे हैं। और भी मुद्दे हैं साथ में। और अगर हम बात करें फ्रांस की, जहां पर फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी गए, उनके साथ भी किस तरीके की चीजें हुई। मैं कह रहा हूं ना कि देश विदेश, दिल्ली, और एक चर्चा मुझे लगता है हर्षवर्धन थोड़ा बिहार को लेकर भी कर लेंगे। तो शुरुआत तो पहले करते हैं अमेरिका से ही, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये दौरा था भारतीय प्रधानमंत्री का, बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे थे, और उसमें ज्यादातर इंतजार करने वाले हिंदुस्तान में वो थे कि ट्रंप भारत को या मोदी को किस तरीके से वहां पर लेते हैं, उनके वजन का किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं, या उसमें कुछ तिरस्कार के कुछ छींटे वो देख पाए। तो उनको तो हर्षवर्धन बड़ी मायूसी हुई है, बहुत कुछ लेकर आ गए हैं। मगर भारत के लिहाज से देखें, आतंकवाद से लेकर अगर हम तमाम मुद्दों पर बात करें तो और तोड़ जाने दीजिए, वो F-35 तक उड़ने लगा है। तो सामरिक, आर्थिक, सभी क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री वहां पर डंका बजाकर आए हैं। लेकिन जिन लोग को सिर्फ डमरू पे नाचने की आदत हो गई हो, जो कुछ मदारियों के डमरू पर नाचते रहे हों, उन सोरस पुत्रों की क्या कहें, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है राजेश्वर, ये जो नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा है, ये कई मायने में बहुत शानदार है, बहुत ऐतिहासिक है, और इसका जिक्र किया जाएगा बरसों बरस। अगर हम इसकी सबसे पहले शुरुआत करें तो हम उस बात से शुरुआत करते हैं जो हमें सबसे नजदीक है और हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। जैसे पाकिस्तान था वैसा बांग्लादेश हो सकता है, ऐसी आशंका बढ़ गई। बिल्कुल। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस आए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट के तौर पर दिख रहे थे। वो सवाल जब हुआ और उसका जो जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है वो कमाल का है। उन्होंने कहा कि ये पहली बात तो हमारा डीप स्टेट उसमें शामिल नहीं है, जाहिर है वो ये कहेंगे ही, खुद वो डीप स्टेट से लड़ते रहे हैं अमेरिका में, लेकिन आगे वो कहते हैं वहां जो कुछ भी है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखेंगे, वो तय करेंगे। अब आज ढाका में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी बड़ा, उनकी कुर्सी हिलने लगी होगी। और ये संयोग नहीं है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से क्या एक बड़ा बदलाव हुआ कि वहां भी ऐसे स्वर उठने लगे हैं। अभी तक जो एकदम एंटी इंडिया फोर्सेज हावी थी, ढाका में, ढाका इंटरनेशनल मैराथन के मौके पर वहां के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि भारत के साथ शांति जरूरी है, बांग्लादेश में शांति और स्थिरता होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण था। और दूसरा, मुझे तो नहीं ध्यान में है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को डोनाल्ड ट्रंप कोई पुस्तक भेंट करें और उस पर आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ है, यू आर ग्रेट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने पुस्तक दी तो उस पर ये लिख कर दिया। तो मुझे लगता है कि एक तरफ डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें तो जो भारत की सबसे बड़ी चिंता है बांग्लादेश, वहां, दूसरा पर्सनल फ्रंट पर देखें, जो बार बार कहा जा रहा था क्या माय फ्रेंड बराक, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड ट्रंप,
क्या कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? सब लगा कि नहीं नहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस दौरे से पहले कई आशंकाएं जताई जा रही थी कि उस तरह की गर्मजोशी अभी रिश्तों में नहीं दिख रही है, उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी बात नहीं कर रहे हैं, बात करने में देरी हो गई। भारत में अफवाह फैलाई गई कि विदेश मंत्री को इसलिए भेज दिया था कि वो इन्विटेशन लेके आए, जबकि सदन में वो साफ कर चुके हैं कि ऐसी कोई दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं थी। अब मुझे लगता है उस सब पर पर्दा भी पड़ गया और थोड़ा सा उन लोगों के कलेजे में नहीं ठंडक नहीं पड़ी, कलेजे में आग और बढ़ गई। नहीं, पर्दा पड़ नहीं गया, बल्कि यूं कहें कि पर्दा तमाम लोगों के ऊपर से उठ गया। और मैं जब एक बात कह रहा हूं, अभी जो हर्षवर्धन ने जो बात कही उसको समझिए, बांग्लादेश को लेकर जो तमाम चिंताएं थी, और ये कहना ये ठीक वैसे समझ लीजिए कि मैं अगर प्रयागराज जाता हूं हर्षवर्धन के यहाँ और हर्षवर्धन से मिले बगैर इनके पड़ोसी से मिलकर चला आता हूं, मतलब इसको बहुत मोटे तौर पर समझिए, तो इसका मतलब यह है कि हर्षवर्धन से हम बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मुझे हर्षवर्धन से सारी चीजें पूछनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने बता दिया कि मोदी जी हैं वहां पर, मतलब भारत है वहां पर, इसको ऐसे आप समझ लीजिए। तो अब बांग्लादेश या जो हर्षवर्धन के जो वो मित्र थे उनको जो है तय करेंगे, मोदी जी ही तय करेंगे कि कैसे वहां पर आगे चला जाए। और ये समझ में आएगा ढाका को भी कि भाई जिनके दम पर आप उछल रहे थे वो अब पीछे नहीं है। कुल मिलाकर सोरोस का समर्थन अब यूनुस के लिए काम नहीं आने वाला है, क्योंकि सीधे जो ओवल ऑफिस में बैठा हुआ है, जो वॉशिंगटन डीसी में बैठा हुआ है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का मुखिया है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो कह रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ है उसको नरेंद्र मोदी देखें। और मोदी की इस यात्रा में जो हासिल की अगर आप बात करें तो चाहे खालिस्तान का मुद्दा हो या फिर तहव्वुर राना, उस पे रुकिए। हाँ। मुझे लगता है तहव्वुर राना और खालिस्तान पे जरा ठीक से बात करनी चाहिए जी। 26/11 हमले का आरोपी है। हाँ हाँ। वो पाकिस्तानी है, कनेडियन यूएस सिटीजन हो गया है, लंबे समय से उसके एक्स्ट्राडिशन की कोशिश हो रही थी, अब जाकर उसको एक्स्ट्राडिशन हो जाएगा, ऐसा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ये कोई वाया खबर नहीं आई, हमारा विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का जवान, हाँ प्रवक्ता के जरिए नहीं, उसमें एक सवाल था राजशोर, मुझे लगता है उसको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। सवाल भारतीय पत्रकार ने पूछा कि तहव्वुर राना को तो एक्स्ट्राडिट किया जा रहा है, जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं, जो भारत विरोधी एलिमेंट है, और उसी में साथ में जोड़ा कि जो पिछले सरकार यूएस गवर्नमेंट के समय में इंडियन एजेंसीज के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था। आपको याद में होगा कि वो कहा जा रहा था कि भारत सरकार अपनी एजेंसीज के जरिए वहां पन्नून को मरवाने की कोशिश कर रही थी। उसका जो जवाब आया वो खतरे की घंटी है, बिल्कुल, और खालिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी है। नहीं, स्वाभाविक रूप से भाई, जब आप इमिग्रेशन का भी मुद्दा उठाते हैं ना हर्षवर्धन, तो ये देखिए ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग ही जो हैं, ये जो आप देखते हैं ना, जो बेचारे वहां पर जाके फंस जाते हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन जो मुद्दा चल रहा है, आप इसको ऐसे समझिए कि खालिस्तानी आतंकवादियों के कहने और उनकी तरफ से शिकायत करने पर कोर्ट हमारे नेताओं को सम्मन जारी कर देती है। उसके बाद बाइडेन का ये कहना कोट अनकोट कि बाइडेन प्रशासन ने बहुत अच्छे से इस चीज को टैकल नहीं किया, सीधे अपनी सरकार पर वो सवाल उठाते हैं। इसका मतलब जो अब तक होता चला आ रहा था वो अब नहीं होगा। तो ये मान के चलो पन्नू और उनके जो आका और तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके लिए खतरे की घंटी हैं। और यहां पर मैं पन्नू और मोहम्मद यूनिस इनको एक श्रेणी में ही रखता हूं, एक ही तराजू पर रखता हूं, क्योंकि इस तरीके के जो लोग थे, डीप स्टेट वाले जो थे, और यहां पर जो एक बात अभी कही ना कि डीप स्टेट की बात को उन्होंने खारिज कर दिया, अरे वो अमेरिका है, बिल्कुल वो खारिज ही करेंगे। वो हमारे यहाँ हिंदुस्तानियों के जैसे विपक्ष के नेता है ना, वो अपनी सरकार नहीं, अपने ही देश पर सवाल उठाने वाली बातें वो नहीं करेंगे कि दूसरे फोरम पर जाकर इस तरीके से बात करें। राजनीति अपनी जगह है, नीतिगत निर्णय अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की आती तो इसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मुझे लगता है इतना ही सीख लेते, लेकिन ये नहीं सीखेंगे। अब यहाँ पर जो बात हो रही थी तहव्वुर राना की, इसको आप समझिए कि जेम्स क्या बोलेंगे, डेविड कोलमन हेडली, तो हेडली और इसके लिए जो पूरा रेकी करके जाना, सब चीजें, बस आपको याद दिला रहा हूं कि ये वो शख्स है जो उसके मास्टरमाइंड में से एक था। अब वो भारत आएगा, और इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि ऐसे और भी जो लोग हैं उनको भी भारत को सौंपा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो तमाम लोग जो भारत में भी बैठे हुए हैं उनको भी बेचैनी बढ़ गई है। क्यों हर्षवर्धन? बेचैनी बढ़ गई है। और देखिए कई बार ये भी लगता है कि कई बार जो सवाल होते हैं वो उस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है, और हम लोग थोड़ा उसको बाद में उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो बीबीसी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ इंटरव्यू किया, वो भी प्लांटेड जैसा लगता है सवाल जो है। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा गया, आप सोचिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
हाँ, गौतम अडानी पर प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता थी? क्या उसका कोई संदर्भ था? क्या उसका कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप से, प्रेसिडेंट ट्रंप से कोई लेना देना था? सोचा गया कि नरेंद्र मोदी को सर्च करेंगे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया है वो उनके 25 वर्षों के सत्ता में लगातार टिके रहने का और बिना किसी बड़ी बाधा के टिके रहने का एक बड़ा प्रमाण है। उन्होंने बड़े सलीके से कहा कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उनके बीच में पर्सनल बातें नहीं होती, इंडिविजुअल की बातें नहीं होती हैं, पॉलिसी की बातें होती हैं। मुझे लगता है कि एक झटके में उन्होंने, अब उसके आगे कोई और सवाल जवाब तो करने की स्थिति होती नहीं, क्योंकि जो लोग कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना, वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल एक होता है, काउंटर क्वेश्चंस नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि आप उसी पे रगड़ते चले जाओ, उसी पूरा इंटरव्यू निकाल दे और कहे कि हम तो बड़े शानदार। आप सवाल पूछिए, सामने वाला जवाब देगा, आपका सवाल और उनका जवाब वो पब्लिक देखेगी। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने जो गौतम अडानी पर दिया है जवाब वो लेकिन जैसे ही गौतम अडानी का जवाब आया, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस वो टूट पड़े। अब सोचिए, इतना बड़ा दौरा, इतनी ढेर सारे समझौते, इतनी बातों पे हम और अमेरिका आगे बढ़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस को सिर्फ गौतम अडानी याद आ रहा है। अब आप ये सोचिए कि एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि $500 बिलियन तक लेकर जाना है व्यापार। हमारे पास जो बात आ रही है कि F-35, एक समय वो था कि F-16 भारत मांग रहा था, वो नहीं दिया गया था। F-18 हमने नहीं लिया था क्योंकि पाकिस्तान को भी आपने F-16 देख रखा था। लेकिन 5th जनरेशन उस विमान को देने की बात हो रही है। वो अब हम तय करेंगे कि हमें लेना नहीं लेना, वो अलग बात है। और ऑयल और गैस वो दे रहे हैं, ठीक है ना। हर मुद्दे पर बात हो रही, खालिस्तानी आतंकवाद हो चाहे आपका जिहादी आतंकवाद। इसमें थोड़ा समझने के लिहाज से 5th जनरेशन अभी दुनिया में फाइटर जेट्स के लिहाज से सबसे एडवांस है। हाँ, बहुत मारक क्षमता है इसकी। जो चाइना है वो अकेला देश है दुनिया में जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर लेकिन यहाँ पर एक समस्या जानते हैं क्या हर्षवर्धन, चाइना के जो क्लेम हैं उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं रहती क्योंकि वो कोई कसौटी पर होता ही नहीं है। F-16 है, राफेल है या जो भी सुखोई है। अब जैसे राफेल है तो राफेल 4 और 4.5 जनरेशन जी, तो ये 5th जनरेशन है। तो एक तरह से हमारे लिहाज से जो हम कहते हैं ना कि सेना हमारी मजबूत हो, हमें 2.5 फ्रंट पर लड़ना है, उस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दोनों के बीच में जो टेक्नोलॉजी को लेकर है, वो दोनों देशों की संस्थाएं एक मिशन मोड में काम करेगी। और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मागा और मीगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इनको मिलाकर मेगा पार्टनरशिप, और जो मेगा पार्टनरशिप है उसी के तहत हम दोनों, अमेरिका को अपने फर्स्ट की पॉलिसी रखनी है, भारत को अपने फर्स्ट की पॉलिसी रखनी है। तो यहाँ हाँ, ट्रेड को लेकर थोड़ा सा मसला है, ट्रेड और टैरिफ है, लेकिन मुझे लगता है कि हर्षवर्धन ऐसा है ना कि उस पर ये देखना पड़ेगा इस साल के अंत तक जो है इंडो यूएस जो अपना ट्रेड डील है वो फाइनल होनी है। और उसके साथ में जो कहा ट्रंप ने कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उन्होंने 2 घंटे पहले तत्काल रेसिप्रोकल सब कर दिया था। लेकिन इसके साथ में उनका जो बयान है उसको समझिए। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि हम यहाँ से ऑयल गैस दे रहे हैं और तमाम जो चीजें इनको बढ़ाकर हम इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो कुल मिला के वहां पर भी पॉजिटिव ही रहा, निश्चित तौर पर वो मुद्दा रहा। लेकिन जो बात आप जो कर रहे थे, एक मोटे तौर पे बस इतना बता दूं, दोनों विमानों के अंतर में आप ऐसे समझ लीजिए, एक मोबाइल है आपके पास में, राफेल या सुखोई जब रडार उसको पकड़ते हैं तो वो आप एक मोबाइल जो होता है आपकी उसके बराबर वो दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसकी बनावट ऐसी है, इसकी स्पीड ऐसी, टेक्निक ऐसी, ये एक सिक्के के बराबर दिखाई पड़ेगा। बस मोटे तौर पर आप देख लीजिए तो दुश्मन के निशाने पे आने में वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। बस एक मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं, बाकी बहुत सारी खूबियां उसकी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ में ये सब सिक्का भी नहीं दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा अडानी। बिल्कुल, भारत भी थोड़ा सा आना पड़ेगा हर्षवर्धन, बहुत जरूरी है। हम भारत आए उससे पहले एक जरूरी है और वो सबको सुनना भी चाहिए, जिसमें ट्रंप से पूछा गया नेगोशिएटर कि नेगोशिएटर कौन अच्छा है, और ट्रंप ने कहा कि कोई मुकाबला ही नहीं है, उससे बहुत टफ हार्ड बार्गेनर, टफ नेगोशिएटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ ये भी समझना चाहिए, चाहे हार्ले डेविडसन का जिक्र हो, चाहे पिछले कार्यकाल में ट्रंप के टैरिफ का जिक्र हो, नरेंद्र मोदी भारतीय हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। और एक बात मैं कहता हूं, फिर हम लोग भारत आते हैं, जो मतलब अगर हम ट्रेड के लिहाज से कहें तो ये जो टैरिफ रिजीम ट्रंप का शुरू हो रहा है, ये अमेरिका को कितना लाभ देगा ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि टैरिफ तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन लगाएगा तो उसके यहाँ फिर उत्पाद वो नहीं आएंगे। क्या उसके बाद भारत के लिए अवसर है? मेरा ये मानना है बड़े मौके हो सकते हैं।
क्योंकि चाइना, कनाडा, मैक्सिको पर उन्होंने लगा दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहां से कंपिटिटिव मार्केट हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल। चाइना से भी मार्केट आएगा, तो भारत के लिए बहुत अपार संभावनाएं हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और इस बात के साथ में एक बात और, जो हम लोग अडानी पर फिर से जो आने की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो बाल बुद्धि कहा था ना प्रधानमंत्री ने, और जो कहा मोदी ने वहां पर कि जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उनके बीच में क्या बातें होती हैं, तो ये बाल बुद्धि को समझ में अगर आ गया होता तो शायद ये ना कहना पड़ता। कमाल की बात ये है कि उन्होंने और किसी विषय पर कोई पोस्ट नहीं किया है, राहुल गांधी की अकेली पोस्ट गौतम अडानी पर है। अब सोचिए भाई, टैरिफ वाला मुद्दा था जिस पर सरकार की आलोचना आप कर सकते थे, करना चाहिए आपको। और मैं फिर कहता हूं, जब विपक्ष आलोचना करता है ना, तो सरकार को कई बार विदेशी जो आप समझौते करते हैं उसमें ताकत मिलती है। मैं बार बार एक घटनाक्रम बताता हूं, जब न्यूक्लियर डील 1, 2, 3 हो रही थी और जब यहां संसद में हंगामा हो रहा था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में जो तमाम एनएसए और जो दूसरे अधिकारी थे उनके साथ में जब बात हुई, हर्षवर्धन, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे विरोध में नहीं है, हमें इससे बाहर अमेरिकी जो प्रशासन है, बुश प्रशासन है, उससे बात करने में बल्कि हमें ताकत मिलती है, निगोशिएट करने में। तो जो निगोशिएटर वाली बात की, तो अच्छा देखिए राष्ट्रीय हितों, और उसमें मोदी ने क्या कहा कि वो ट्रम्प से बहुत कुछ सीखते हैं। अब जरा देखिए निगोशिएशन क्या सीखते हैं, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, वो अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानते हैं, उसके तहत काम करते हैं, और हम भी वही मानते हैं। तो कुल मिला के ठीक है, हर एक को अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने का हक है, लेकिन हम भी रखते हैं, और ये वहां पर उनके सामने कहकर आए, बुरा भी नहीं लगा, डिप्लोमेसी भी थी, और उसमें अपनी बात भी कह दी गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो उन्होंने उनको वो कहा, और कहा डील शब्द पर जिस तरीके से उन्होंने ट्रम्प को कहा कि भाई उन्होंने उनको नेगोशिएटर से, ये अच्छा आपने याद दिलाया कि डील को लेकर एलन मस्क के साथ आपकी कोई डील हुई है क्या, तो उन्होंने, अब इसका भी जवाब गौतम अडानी जैसा ही था, क्योंकि एलन मस्क तो वहां सरकार का हिस्सा भी है, और कहा जाता है स्टारलिंक, टेस्ला, क्या क्या हित हैं, तो उन्होंने भी कहा कि डील जब बात आती है तो एक ही आदमी आता है, वो डोनाल्ड ट्रंप। अब बताइए उसके आगे क्या बचा। तो जो हाजिर जवाबी है, जो निरुत्तर कर देना है, जो कहते हैं कि लाजवाब कर दिया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा। लेकिन राहुल गांधी ने जो लिखा है, तो ये लिखा तो अमेरिका वाले पे है, फ्रांस वाले पे तो राहुल गांधी के समर्थकों की टीम क्लिप काट कर, क्लिप कटुआ आजकल बड़ा चल रहा है ये। हाँ, क्लिप कटुआ शब्द बड़ा चल रहा है, क्लिप काट के चलाते हैं, वो अश्वत्थामा तो नरो न कुंजरो वाले क्लिप कटुआ वाला काम किया। और नरेंद्र मोदी का एक ऐसा वीडियो डाला जिसमें इमैनुअल मैक्रोन से लग रहा है कि वो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो मिलने, जबकि वो दोनों साथ साथ ही उस हॉल में आते हैं, और चूंकि को चेयर होने के नाते नरेंद्र मोदी खुद भी सारे पार्टिसिपेंट से मिल रहे होते हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप किन चीजों को देख रहे हैं, सवाल यहाँ ये है कि देश के हित की चीजों को आप नजरअंदाज क्यों कर दे रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि जब एआई समिट को भारत को चेयर कर रहा है, उसकी चर्चा आप नहीं होने देना चाहते हैं। सवाल यहाँ ये है कि जब दुनिया के दो बड़े देश, दोनों विकसित देश हैं, वो भारत के साथ अलग अलग मसलों पर पार्टनरशिप कर रहे हैं, तब आप वहां उसको छोड़कर कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, क्लिप काट कर हाथ नहीं मिलाया, गौतम अडानी पर क्या हुआ, गौतम भाई के लिए सब कर रहे हैं, ये बताने में लगे हुए। देश इस बात को खारिज कर चुका है, कई चुनाव दर चुनाव खारिज कर चुका है, कम से कम अब तो इससे बाहर आ जाना चाहिए। नहीं, वो नहीं आएंगे, जबकि उनको ये भी नहीं दिखाई पड़ा, जिस मैक्रोन की बात कर रहे हैं, जिस राफेल को लेकर इन्होंने चौकीदार चोर है जैसा डेरोगेटरी नारा चलाया, शब्द निकाला, और जिसका जो बैकफायर किया, ज्यादा सीट लेकर आए मोदी उसमें। लेकिन वहां पर आप देखिए राफेल की जितने की डील हुई थी, उतनी हम पिनाक दे रहे हैं उनको। भारत में निर्मित जो रॉकेट लॉन्चर है, जो पूरी दुनिया उसको मान रही, हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करने वाला, वो हम दे रहे हैं। और जितने की राफेल की डील थी हर्षवर्धन, उतनी ही हमारे मोदी जी वहां पर टिकाया है। मैक्रोन को टिका नहीं है, उनको जरूरत है, हम ऐसी चीजें बनाकर दे रहे हैं। तो ये भारत के लिए गौरव का विषय था। लेकिन इन दोनों डील में उनको दिखाई कौन पड़ते हैं? अडानी। और मैं यहीं पर कहता हूं कि जो आपने कहा था ना कि सोरोस की फंडिंग तो बंद हो गई है, हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जो उनके टुकड़ों पर, या जो कहें जो तमाम जो उनके दत्तक पुत्र रहे हैं, उनकी पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये पीड़ा इस बात की है कि उनकी दुकान बंद हो रही है, या ये तय कर लिया है, सुपारी ले ली है कि कांग्रेस को भी पूरी तरीके से, जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली में यमुना में आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से तिरोहित कर लिया, वैसे तो दिल्ली को ही कर दिया, क्या मतलब राहुल गांधी ने ये सुपारी ले ली है कि वो अपने सामने ही कांग्रेस का पूरा मतलब शटर का ताला बनाकर जाएंगे, क्योंकि बार बार जनता खारिज कर रही है।
और राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी का विरोध करते करते कब वो देश विरोधी हो जाते हैं। अरे कम से कम ट्रंप से सीख लेते। ट्रंप और बाइडेन या हैरिस के बीच में कितनी तीखी बहस हुई, लेकिन जब जैसे डीप स्टेट की बात आती है तो वहां का राष्ट्रपति इस तरीके की क्षुद्र हरकत नहीं करता है जिस तरीके का। मैं सवेरे आपको कहीं सुन रहा था, आपने एक मोतियाबिंद बिंद शब्द इस्तेमाल किया था। ये क्या मोतियाबिंद है? अडानी बिंद है? नहीं, दरअसल जब आपकी अपनी आंख में कोई समस्या आ जाए और जो जिसको कहते हैं ना कि रेटिना में समस्या होने लगे तो आपको दिखना बंद हो जाता है, तो आपको लगता है कि दूसरी चीजें गड़बड़ है, लेकिन दरअसल वो आपकी आंख की दिक्कत है। छोटा सा ऑपरेशन होता है, हो जाए तो ठीक हो जाए। अब दिक्कत ये है कि अडानी वाले मसले पे तो क्या है कि ये कैसे ऑपरेशन हो गए, तो बुद्धि में जमा हुआ है और ये सत्ता लोभ में है, तो उसकी मुश्किल दूसरी। ये भाई को अडानी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और दूसरा अपना केजरीवाल जी, नहीं वो तो है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ मोतियाबिंद नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी ने इनको नेत्र दान कर दिए हैं। वो आंखें ही कहीं और से आई हैं, आंखें ही कहीं विदेश से आई हैं, जिसमें जो है देश की चमक थोड़ा सा तीखी लगती है। मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करता ना चाहता, लेकिन जो उल्लू होता है ना, सूरज निकलता है, और मैं कठिन भाषा और जानबूझकर पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, ये सख्त शब्द इसलिए क्योंकि इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं राहुल गांधी, वो निश्चित तौर पर राजनीतिक मूर्खता है, राजनीतिक हाराकिरी है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक है ये देश के लिए ठीक नहीं है और कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बार बार जनता बताती चली जा रही है। और केजरीवाल की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए कुल मिला के झूठ कितना भी आप बेचने की कोशिश करें, बाद में समझ में आता है ना। तो अब आप देख लें, लेकिन अभी भी मान के राजी नहीं है। नेता बेरोजगार होने लग गए हैं। अब देखिए ये तो मतलब हम और तुम जो है बेरोजगार नहीं हुए, नौकरी कर रहे थे हैं। और बेरोजगारी की जब बात करते तो मुझे हंसी आ जाती। मुझे लगा सौरभ भारद्वाज से पूछूं कि भाई जब मैं कहीं काम कर रहा था तो तुम्हारे नेता ने मुझको बेरोजगार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे अपने पुरुषार्थ पर पूरी तरीके से, अपनी क्षमताओं पर, अपनी इच्छा शक्ति पर, और सबको होता है। आप कुछ नहीं कर पाए, हम जैसे थे और ज्यादा बढ़े और तरीके से बढ़े, और तुम राजनीति में आए थे। ऐसी राजनीति क्या करना है कि एक चुनाव हारते ही बेरोजगार हो जाएं, भीख मांगने लग गए, भीख मांगने लग गए। हाँ, ये तो बड़े ही जो है ना, मतलब इनका न कोई स्तर है न कुछ है। और कमाल ये देखिए, अभी गोपाल राय नैनो कार से जाने लगे हैं। हाँ, जबकि विधायकों के लिए गाड़ी है। नौटंकी की हद देखिए। अरविंद जी की ढीली वाली पैंट भी निकल आई है, वो भी सब चल रहा है। नीली वैगन आर तो स्क्रैप में चली गई होगी। नहीं, वो तो देने को तैयार नहीं, वो तो बहुत गुस्से में था। जिसकी नीली वैगन आर थी उसने तो दिया था ना इनको। उसके बाद उसने वापस ले, उसने कहा कि ये तो उसी वक्त तो उस आदमी ने कह दिया था कि ये तो गड़बड़ जा रहा है, तो उसने तो वापस ले लिया, अब नहीं खरीदनी पड़ेगी। अच्छा। लेकिन सवाल यहाँ है कि क्या जनता इस ड्रामे, इस नौटंकी पर फिर से यकीन करेगी? और सोचिए जरा कितना ड्रामा है। पता नहीं आपने देखा कि बिजली आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और बता रही कहीं बिजली नहीं, कहीं बिजली नहीं। अच्छा, वो रिपोर्ट करते वक्त ये भी ध्यान नहीं दे रही हैं कि वो कोई एक दिन पहले बना है, किसी के खाते पे 2 पोस्ट हैं, कोई ऐसा है जो कह रहा है कि मैडम आप ही तो कार्यवाहक सीएम हो तो आप ही तो करेंगी, कोई कह रहा है कि भैया इनका तो वो जो बिजली कंपनियां हैं उनसे काम चल रहा है। सवाल यहाँ है कि इस तरह का ड्रामा करके क्या होगा? इस तरह के ड्रामे से क्या जनता का भरोसा वापस आएगा? और अब जनता ने 5 वर्ष के लिए सरकार बना दी है, तो आपको तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करना चाहिए था ना। कंस्ट्रक्टिव क्या कह रहे हो हर्षवर्धन? आर यू सीरियस? मैं पूछूं? नहीं, लेकिन कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा ना। 43%। अरे भाई आप सुनिए, मैं एक चीज पढ़ रहा था अरविंद केजरीवाल के बारे में। उसमें उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात लिखी। बोले कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करना हो तो ये तय करिए कि उसके स्कूल, कॉलेज या जो पुराने मित्र कितने साथ में हैं। जो हीनता बोध से ग्रसित व्यक्ति रहा हो वो क्या करता है, महत्वाकांक्षी भी नहीं होता है, चीजों का दमन करता, उनको छोटा करने की कोशिश करता है। और अरविंद केजरीवाल की सियासत हर एक को छोटा करने की रही है। तो बड़ा कैसे हो पाएगा? वो कॉलेज के दोस्तों का, यूनिवर्सिटी के दोस्तों का, बचपन के दोस्तों का, छोड़ो भाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे आई है। जब से पार्टी बनी है तो सबको एक एक करके धक्का मार मार के निकाला, बेइज्जत कर करके निकाला, अपमानित कर करके निकाला। अच्छा, कमाल की बात है कि वो बेचारे भी ऐसे हैं कि हैं तो वही, तो वो आज भी कहते हैं कि हमें बहुत खुशी नहीं हो रही, अब अरविंद ने थोड़ा अपना रास्ता बदल लिया, गड़बड़ कर दिया। तो वो वाले स्वर आते हैं, ऐसे लगता है जैसे गड़बड़ तो हो गई, अब क्या करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबको रास्ते से आउट कर दिया, ऐसा आउट किया कि भगवंत मान को कहना पड़ रहा है कि भैया जिसको बनाना मुख्यमंत्री बना लो। बिल्कुल, भगवंत मान को भी ये पता है ना कि कुल मिलाकर अगर इनके कहने पर चले तो कुल मिला के ये तो देखिए इनके लिए तो तिहाड़ इनका इंतजार कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ,
हर एपिसोड में कह रहा हूं, और अपने साथ पता नहीं कितनों को ले जाके डूबेंगे। टाइमलाइन भी आप देंगे क्या राजेश्वर, कब तक ये चले जाएंगे? मैं देखिए कुल मिला के मुझे लगता है कि अगले महीने से वो शुरू हो जाएगी, सुनवाई अच्छा। शुरू हो जाएगी। ईडी ने, चूंकि ईडी को अनुमति मिल गई है, अभी आपने देखा ही था, अभी हम लोग चर्चा कर, सत्येंद्र जैन के लिए भी हो गई है हवाला हवाला मामले PMLA में। में। अच्छा, भगवंत मान के मामले में क्या है, यहाँ भी समझिए कि वहां से जो पैसा और रिसोर्सेज दिल्ली चुनाव के लिहाज से जो उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए, वो भी जांच के दायरे में आ गए हैं। और मैं आपको बताऊं, वहां पर चंडीगढ़ में बैठने वाले जो भगवंत मान प्रशासन के लोग हैं, वो बड़े परेशान हैं, डरे हुए हैं। दिल्ली की सरकार गई, उनको लग रहा पता नहीं इनके चक्कर में हम लोग ना कहीं नप जाए। ठीक बात है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल, वही मैं कह रहा हूं ना कि इस व्यक्ति ने तमाम संस्थाओं को, राजनीति को, हर चीज को सिर्फ छोटा किया है। तो हीनता बोध की ग्रंथ से ग्रसित इस व्यक्ति से आप कंस्ट्रक्टिव अगर किसी अप्रोच की आप अगर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर्षवर्धन, आप लगता है ज्यादा ही उनके पुराने मित्रों के साथ संपर्क में आ गए। नहीं, तब ये कि तब हम लोग फिर याद दिलाते रहेंगे ना, हम ये जो भी बेईमानी होगी, जो भी फ्रॉड होगा, जो भी ड्रामा होगा, उसको हम लोग बताते भी तो रहेंगे ना। एक पत्रकार के तौर पर हम लोगों की जिम्मेदारी भी तो है, तो ये काम भी तो लगातार करते ही रहेंगे ना। लेकिन एक जो चर्चा मुझे लगता है, आपने आतिशी को छोड़ दिया, वो बात पूरी करनी चाहिए थी। नहीं, आतिशी तो देखिए, मतलब मुझे तो कई वो बार जो लगता डांस है कर ना, रही थी, वो भाई डांस कर रही थी, और वो डांस तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली सिर्फ उन्हीं को मिली है और किसी को नहीं मिली है। सबका तो करंट खत्म हो गया। हाँ, तो उनके पास था, लेकिन अरविंद जी का आधे करंट घंटे खत्म ना, हो गया, मतलब अरविंद सत्येंद्र जैन केजरीवाल, का, मनीष सब सिसोदिया, हार गए। सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, और वो सौरभ भारद्वाज ने खड़ा मुख्यमंत्री बताया था ना उनको, सौरभ भारद्वाज, वो बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। और आतिशी मालिनी डांस कर रही थी। तो इस सब की खुशी, और हमको तो लगता है वो सिर्फ इसलिए कि अरविंद जी कहीं दूसरे को विपक्ष का नेता ना बना दें, इसकी भी एक कोशिश है आतिशी की। ये दबाव बना रहे, हमारे अलावा कोई और ना दिखे और हम ही दिखें, कोई और ना अच्छा, दिखे, शायद इसलिए भी। गोपाल राय भी बेचारे बोले कि भैया मुख्यमंत्री तो हम बने नहीं थे, तो हम नैनो ही निकाल लेते हैं। नैनो निकाल अच्छा, ड्रामा देखिए, विधायकों को तो अरविंद केजरीवाल ने जो है 90,000 रुपए और गाड़ी वाड़ी घर का इंतजाम करवा दिया है। तो अब कुल मिला के वो जो बेरोजगार है, लेकिन यहाँ पर एक देखिए बहुत गंभीर प्रश्न है, इसको बस बहुत मतलब हम हल्के उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे आप समझिए कि कैसे एक नेता समाज बदलने के लिए आता है, देश बदलने के लिए आता है, और इस पूरे आंदोलन के साथ तमाम अपनी मल्टीनेशनल की नौकरियां, सरकारी नौकरियां छोड़ के इस आंदोलन में जुड़े थे आके। लेकिन यहां पर वो बस चुनाव हार गए, तो नए किस्म की राजनीति ये है कि उनके लिए कैरियर था, बिल्कुल, और बल्कि क्या कहा जाए, पहले तो मिशन था, फिर प्रोफेशन हुआ, बाद में धंधा बन गया। ये तो धंधे से भी आगे चले गए लोग। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसको क्या कहा जाए, शब्द मैं यहां पर नहीं ले सकता। तो आप सोचिए कि किस तरीके की पौध अरविंद केजरीवाल ने तैयार की है, ये उसकी एक वानगी है हर्षवर्धन। देखिए, मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा बात इसकी भी कर लेनी चाहिए। जो अनुशासन के लिए जानी जाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 3 राज्यों में उसकी शानदार बहुमत की सरकार आई है, और तीनों राज्यों में उसके एक एक बगावती आ गए हैं, विद्रोही आ गए हैं। कमाल की बात ये कि 2 लोगों को तो नोटिस भी दी गई, तीसरे राज्य में नोटिस तक नहीं दी गई। हरियाणा में अनिल विज, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा, इनको नोटिस दी गई, इन्होंने बयान दे दिए थे, उन्होंने माफी भी मांग ली, चलो ठीक है, समझ में आया, ये अब राजनीति के आखिरी दौर में और अपनी ताकत पर ये दोनों नेता खड़े हैं। लेकिन जो अपने पिता की विरासत पर खड़ी हैं पंकजा मुंडे, जो अपना विधानसभा चुनाव हार गई, अपना लोकसभा चुनाव हार गई, पार्टी ने उनको MLC बनाया, उसके बाद मंत्री बनाया, वो कह रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे के इतने समर्थक हैं कि वो चाहें तो अलग पार्टी बना ले, और पार्टी ने अभी तक उनको नोटिस नहीं दिया। इसको आप कैसे देखते हैं राजशोर? दरअसल बस मैं इस लिहाज से देख रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी देवेंद्र फडणवीस वहां पर खासतौर से, जिनके खिलाफ पंकजा मुंडे ने उस समय भी बयान दिया था, आप याद होगा, बटोगे तो कटोगे का जब योगी का बयान था, और जिस उन्होंने एक है तो सेफ है वाली जब बातें की थी, तो उस समय भी पंकजा मुंडे के अंदर का दर्द निकल ही रहा था। पंकजा मुंडे उसी पार्टी में उसी नेता के नेतृत्व में जीत कर आई हैं, बल्कि अपना चुनाव वो हार गई थी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये जो गलतफहमी है, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में जिसको ढील दी जाती है ना, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है हर्षवर्धन। तो मुझे लगता है कि पंकजा मुंडे अगर नहीं समझी, उनको समझाया जा रहा होगा, नहीं समझी तो इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ना आज की तारीख में प्रमोद महाजन जिंदा है, ना ही गोपीनाथ मुंडे जिंदा नहीं, है। लेकिन कम से कम पार्टी को एक नोटिस तो उनको भी जारी करनी चाहिए था ना। बिल्कुल, कोई कहते कि हमारे पिता की विरासत वाले पार्टी बना लेंगे, ये तो सीधे सीधे पार्टी तोड़ने जैसी चुनौती, बात हुई बिल्कुल ना। चुनौती देना हुआ। चुनौती है, और मतलब चुनौती क्या, धमकी है, धमकी है। मतलब चुनौती तो वो देता जिसके पास शक्ति हो, धमकी तो हताशा में दी जाती है। अपनी हताशा आप अपने पास रखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसकी क्यों अनदेखी कर रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नया मुखिया कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, यह भी बड़ा यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। खासतौर से तब जब बहुत से लोग ये मानकर बैठे थे कि देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस पहली पसंद हो सकते हैं हर लिहाज से। अब वो तो जिस जिम्मेदारी पर है उसके बाद ये प्रश्न और बड़े हो गए हैं और कहूं कि ज्यादा खड़े हो गए हैं। राजेश्वर, मुझे लगता है कि दो नाम ऐसे थे जो हम लोग कहते हैं ना कि टॉप कंटेंडर। तो एक शिवराज सिंह चौहान, वो कृषि मंत्री हैं, एक देवेंद्र फडणवीस, वो महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोनों नाम, मतलब देवेंद्र फडणवीस तो पूरी तरह से कट गए, अब कल को शिवराज सिंह चौहान को फिर लाएं तो बात अलग है। अब तो दूसरे नाम ज्यादा चर्चा में हैं। उन नामों में चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे CR पाटिल हो, या जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऑफबीट सोचने की अब जरूरत है। अब विनोद तावड़े और सुनील बंसल तो मेरे ख्याल से इस दौड़ में नहीं है, या है? नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं है, किसी कीमत पे। सुनील बंसल तो बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं है, इस पे तो मान के चलिए। धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी थोड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। मतलब एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है कि क्या दक्षिण की तरफ जाया जाए, क्योंकि अब भारत का जो, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है और जो सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, वो दक्षिण भारत की तरफ रहने वाला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी वहां रहने वाला है। क्योंकि अब ये कोई काउ बेल्ट की पार्टी नहीं है, हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं है, ये मित्र तो टूट गया है। अभी नाम नहीं लेते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि इस पर थोड़ी सी बात हुई है, वो अगले एपिसोड में हम लोग जरूर उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम दो नाम दे के जाते हैं। दे एक नाम दक्षिण भारत की अगर कहें तो प्रहलाद जोशी, जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर था, लेकिन उन्होंने खुद लिया कि सामाजिक समीकरण के लिहाज से ठीक नहीं है। और दूसरा नाम, बंगारू लक्ष्मण के बाद कोई दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है, अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री, क्या उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं? पूरी संभावना है। अर्जुन राम मेघवाल ने, दरअसल सबसे बड़ी बात है कि वो नो न्यूसेंस हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, और अर्जुन राम मेघवाल वहां पर सिर्फ दलित होने के नाते कोटा भरने के लिहाज से नहीं है, वो वहां पर अपनी उपयोगिता लगातार साबित करते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री या अमित शाह ने जो भी उनको जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरे उतरे हैं। लेकिन दक्षिण भारत से एक और नाम भी है, वो भी दलित ही हैं। अच्छा, ठीक। तो उस पर भी हम लोग धीरे से चर्चा करेंगे। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं होगी? दरअसल महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिहाज से एक नाम, एक ये भी है, देखिए महिला भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुई है। हाँ। तो मुझे लगता है ये भी एक संभावना बनेगी कि महिला कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आ जाए। एक बात तय है हर्षवर्धन कि इस बार जो अध्यक्ष बनेगा वो सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई गड्ढा ना खोदा जाए जिसको भरने में समस्या हो। तो इस लिहाज से जो अध्यक्ष बनेगा उसको इस लिहाज से भी सोचा जाएगा कि वो सिर्फ वहां पर बैठने के लिए नहीं होगा और झूमर की तरह नहीं होगा, उसकी अपनी उपयोगिता होगी। और इसमें मतलब नागपुर और दिल्ली दोनों ही तय करेंगे। और अभी तक जहां तक मेरी जानकारी, इतना समय हो गया लेकिन अभी तक नागपुर के पास नाम नहीं गए हैं। हर्षवर्धन, आप जानते हैं RSS की कार्यप्रणाली, वो अपनी तरफ से सुझाव नहीं देंगे। जब नाम जाएंगे तो उसके बाद उन पर प्लस या माइनस, मतलब कट्टम जीरो होगा, तो देखेंगे कि अभी जब दिल्ली की सरकार बन जा रही है, बनने की ओर है, तो उसके बाद शायद ये कुछ बनता हुआ दिखे। बिल्कुल, होली से पहले लगता है कि इन सब चीज़ों पे हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो चुनाव प्रक्रिया तेज करा दी गई है, जो राज्यों के जिला अध्यक्ष और तमाम चीज़ें जो बची हुई थी वो सब चीज़ें तेजी हो गई। लेकिन अगले एपिसोड में हम लोग थोड़ा ठोस तरीके से बैठकर बात करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और इस अनुशासन के मामले में तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, तो मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा। लेकिन पंकजा मुंडे, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई कैटलिस्ट डाल लाओ, कहीं से कुछ चीजें हो रही हो। लेकिन सब तो जो वहां चाणक्य कहे जाते थे वो तो पूरे तरीके से कुछ भी करें, कहीं रास्ता भी नहीं है। जिस तरह की पूर्ण बहुमत की सरकार है उसमें कोई रास्ता तो है नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। और वो करके देख चुकी हैं, वो अपने बूते तो ना विधानसभा जीत पाई ना लोकसभा जीत। हमारा शरद पवार तक संगम शरणम गच्छामी है, हो गए हैं। शिंदे के पास जाके शिंदे को जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे परेशान, आदित्य ठाकरे उनको जो है गद्दारों के साथ जाने वाला बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी काफी वैसे चीजें चलती चली जा रही है। अब महाराष्ट्र से थोड़ा सा बिहार की तरफ हल्का सा चल रहा है। बिल्कुल, ये तो अब चूंकि देखिए दिल्ली का चुनाव हो गया है, बिहार में चुनाव को लेकर चल गई। अभी उस दिन लालू प्रसाद यादव आए थे, तो लालू प्रसाद यादव पत्रकारों ने पूछा ना जब, कि बोले कि वो भाजपा कह रही है यहाँ पे सरकार बना लेंगे, तो बोले हमारे रहते कौन बना लेगा सरकार, जनता समझ लिए। अब सवाल ये है कि आपके रहते ही रहते सब कुछ हुआ है, रहते अब तो आप हैं भी नहीं एक तरीके से। 2005 से 2025 तक 17-18 महीने को छोड़ दें तो भैया भाजपा और नीतीश की ही सरकार है। हाँ, और ऐसे ही केजरीवाल जी बोल के गए थे कि इस जन्म में तो मोदी नहीं हरा पाएंगे, तो मोदी जी तो इसी जन्म में हरा दिए। अब लालू जी ऐसे बोल रहे हैं तो क्या
गति कुछ वही होती हुई दिख रही है। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि वो उनको भी समझ में आ रहा। देखिए, मुझे लग रहा है कि जितने पुराने जो थे ना कारतूस, दगे हुए कारतूस, चाहे शरद पवार, और मतलब मैं शरद पवार की तुलना में तो लालू प्रसाद यादव बड़े नेता थे भाई, मतलब उनकी फॉलोइंग ज्यादा थी, वो तो उस 3 जिलों के नेता थे। लेकिन ये इनका दौर तो खत्म हो चुका, ना जाने कब का। वो तो नीतीश कुमार ने इनको प्राण जीवन दे दिया था, दे दिया। वरना उसके बाद अब देखिए कहाँ स्थिति बची। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बिहार में जिस तरीके की परिस्थिति चल रही है, एक चीज साफ साफ दिखाई पड़ रही कि इंडी ब्लॉक, मैं इंडिया कहूंगा तो भी हर्षवर्धन जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं इंडी ब्लॉक ही कह रहा हूं। और उनकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि उस समय मैं कहता था भाई तमाम लोग जो कह रहे हैं मैं वही कहूंगा, प्रॉपर नाउन है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। लेकिन सच में इंडिया अगर टूट रहा है तो ये कहना थोड़ा खराब लगता है। तो जो ये इंडी ब्लॉक है वो तो खंड खंड पाखंड बोलते हैं ना हम लोग, वो पूरी तरीके से उधड़ के आ गई सारी चीजें। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बार बार इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि अब नीतीश जाएंगे। बात ये नहीं कि नीतीश क्या कह रहे हैं, परिस्थितियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन एक नीतीश के बेटे निशांत के कुछ पोस्टर आ गए। देखिए, मुझे लगता है कि शायद जाते जाते पुत्र मोह जाग रहा है, और मैं इसको दूसरी तरह से देख रहा हूँ राजकिशोर। और मैं जो कह रहा हूँ, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश जी का आखिरी विधानसभा चुनाव है। मैं अब ये मान रहा हूं, और आज मैं पहली बार ये सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं, पहले से मैं इसको देख रहा था लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूं यहाँ, नीतीश के बेटे के राजनीति में आने का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री 2025 में बनेगा। नीतीश के बेटे उसी समझौते में कोई एक सम्मानजनक राजनीतिक स्थापित हो जाएंगे, लेकिन संन्यास हो जाएगा नीतीश जी का। और अब वो इस अवस्था में भी नहीं कि मुख्यमंत्री के तौर पर रहें, अभी भी नहीं है, लेकिन चूंकि अब वो एक कॉम्बिनेशन है, एक गठजोड़ है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सुटेबल है कि नीतीश कुमार का बेटा आ जाए, पुत्र मोह थोड़ा और हावी हो जाए और वो राजनीति से बाहर जाएं, उनका बेटा राजनीति में आए, उसको विधायक, सांसद, मंत्री जो भी बनाना है बने, और भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री का दावा मजबूत हो जाए। अच्छा, इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी जो वंशवाद की परिभाषा देती है उसको भी पूरी तरीके से लागू करते दिखाई पड़ रही कि वंशवाद वो है जहां पर उत्तराधिकार तय हो कि अमुक का बेटा ही पार्टी का संयोजक, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यहां पर अगर शरद पवार अपनी बेटी की पदस्थापना के लिए लगे हुए हैं, नीतीश कुमार उसी तरीके से लगे हुए हैं, तो कुल मिला के ठीक है, तमाम लोग राजनीति में आते हैं, राजनीति में आने में तो किसी के रोक नहीं है। और तमाम लोग जो खबर लिख रहे होते थे और वो जब राजनीति में चले जाते हैं दूसरे दिन फिर वापस लौट के आके फिर पत्रकार बन जाते हैं, तो फिर उनके आने पर भी रोक नहीं। लेकिन कुल मिला के मुझे ये बिल्कुल हर्षवर्धन की जो बात है इसको समझिए कि ये समझौता लगभग अब उसी तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। और बिहार की जो परिस्थिति है वो वहाँ पर कम से कम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस से और लड़ाई करके आरजेडी और तमाम लोग वहाँ पर कमजोर हो रहे हैं और एनडीए और ज़्यादा एकजुट होता दिखाई पड़ रहा है। आखिरी में बस हर्षवर्धन, यमुना आरती, ये क्या था? यमुना आरती तो पहले से शुरू थी। नहीं, यमुना आरती पहले से शुरू थी। और यमुना आरती अरविंद ने भी शुरू की थी, लेकिन उसके बाद वो यमुना साफ नहीं कर पाए। अब फिर से यमुना आरती शुरू हुई है। एलजी ने बताया कि वहाँ नया बड़ा घंटा लग गया है, बहुत अच्छे से आरती हो रही। लेकिन मेरा ये मानना है यमुना आरती का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक यमुना से आने वाली गंध वो समाप्त न हो, जब तक यमुना जी पवित्र स्वच्छ न हो जाएं, जब तक यमुना के किनारे खड़े होकर मन को, आत्मा को शांति न मिले, जब तक यमुना के किनारे खड़े होने पर आपको ये न लगे कि आप किसी तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना का अनुभव कर रहे हैं, अगर ये सब नहीं है तो उस आरती का कोई मतलब नहीं बदबू के बीच में। अगर नाक दबा कर हमें यमुना पार करनी है और आरती करते वक्त नाक दबानी है, तो दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये बदलाव है, मैं इसको बदलाव नहीं मानता हूं। अच्छा है, आरती हो रही, बहुत बढ़िया है, शायद उससे प्रेरणा मिले, लेकिन असली काम मोदी जी यमुना साफ करके दिखाइए। यमुना रिवर फ्रंट साबरमती रिवर फ्रंट की तरह बना के दिखाइए। बिल्कुल, देखिए कुल मिला के जब हम लोग पूजन अर्चन करते हैं तो उसमें पवित्रता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो जो पकाई सफाई है वो तभी होगी, आप घंटा बजाएं, घड़ियाल बजाएं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यमुना का पानी कम से कम जैसे संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं उस तरीके से डुबकी लगाई जा सके। और बस कुंभ पे चलते चलते एक कमेंट कर दीजिए, चूंकि प्रयाग आप आज फिर मतलब प्रयाग पहुंचने वाले हैं आप। नहीं, मैं प्रयाग में अभी हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हर बार सबक देती है। ये कुंभ भी बहुत से सबक देकर जाएगा। गंगा का प्रवाह, गंगा का पानी जो
जिसको हम कहते हैं कि बहुत से इंतजाम, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिससे सीखने की जरूरत है। बहुत सी ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट रहा, अव्यवस्था रही, बहुत सी मुश्किलें भी आई, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई आपका एक आयोजन था और वो कोई सरकार का या किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का आयोजन नहीं था। ये गंगा के किनारे, संगम के किनारे लगने वाला हर माघ का एक मेला है, जो हर बार कुंभ आएगा और हर कुंभ में और ज्यादा लोग आ रहे हों, उसके लिहाज से आपको बड़ी व्यवस्था करनी है। निश्चित तौर पर बस यहीं पर हम लोग अपनी इस वार्ता को विराम भी देंगे, ये कहते हुए कि निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन मत मानिए इसको, ये मानिए कि जो हमारी जो संस्कृत की धारा है उसी तरीके से सतत चलती जो चली आ रही थी, इसको लेकर जिस तरीके से प्रयास किए गए, कोशिश की गई यूपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, वो काबिले तारीफ है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कुछ है, लेकिन कहाँ पर कमियां रह गई हैं, आयोजन जब समाप्त हो चुका होगा उसके बाद जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग वैसे भीत क्रुद्ध नहीं हैं कि जब कुछ आरती हो रही हो उस आरती के बीच में हमें कह दें कि जो है कपूर जलने से दीवारें काली हुई जा रही हैं। समझ रहे हैं ना इस फर्क को? तो ऐसे लोगों से जरा बच के रहिए। लेकिन हाँ, जो सवाल हैं वो बतौर पत्रकार हम जरूर उठाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे ताकि सनद रहे। तो अभी हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।